अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं अहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें जिंदगी की आसाइशों से बहरामंद किया, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन। साथ ही आपको खबर दें कि कराची सुपर हाईवे पर मुसाफिर वैन में आग लग गई। आग से झुलसकर 8 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। मजीद इस पर अपडेट जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शहजादा मोइन से। जी शहजादा मोइन। जी बिल्कुल, देखें कराची में एक अफसोसनाक वाक़या अब से कुछ देर कबल हुआ है जिसमें सुपर हाईवे के करीब एक सीमेंट फैक्ट्री के करीब जो है मुसाफिर वैन में आग लग गई। आग लगने के बाइस जो गाड़ी में मुसाफिर थे वो जो है झुलसकर जाबाग हो गए हैं, जबकि 2 अफराद बताया जा रहा है कि अब तक वो जाबाग हो गए, जबकि 8 जो है अब तक जो है झुलस गए हैं। जबकि अभी इब्तिदाई रिपोर्ट आ रही है और जिस तरह आती जाएगी उस तरह हम आपको बताते रहेंगे। अब तक जो इब्तिदाई रिपोर्ट है हमारे पास उसके मुताबिक जो है सीमेंट फैक्ट्री के करीब जो आग लगी है उसमें 2 अफराद अब तक जाबाग हुए हैं, जबकि 8 अफराद इसमें जख्मी है जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जी शहजादा मोइन, ये भी बताइएगा कि आग लगने की वजूहात सामने आई है इब्तिदाई रिपोर्ट में कि वैन में क्यों आग लगी? इब्तिदाई रिपोर्ट जारी है। इब्तिदाई रिपोर्ट जैसे ही हमारे पास आती है हम यकीनन शेयर करेंगे, लेकिन अभी जो अब तक जो रिपोर्ट है हमारे पास उसके मुताबिक जो है आग सिलेंडर में लगी है जिसके बाइस जो है वैन में आग लगी, जिसके बाइस ये वाकया पेश हुआ है। जी शुक्रिया शहजादा मोइन। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने कोई ऐसी बात नहीं की जो आइन से मुतसादिम हो। अपोजिशन लीडर ने एपीसी के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद का अज़्म भी जाहिर किया है। के साथ मुलाकात करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर का कहना था कि आज तक मुफाहमत से कोई जाती फायदा नहीं उठाया। रियासती इदारों से मेरा राब्ता उस वक्त से है जब से सियासत में हूँ। अवाम की खिदमत से सियासी जमातों की इज्जत बढ़ेगी। निजाम तब ताकतवर होगा जब सियासी जमातें अवाम की खिदमत करेंगी। हजारों आर्टिकल 6 ले आए, अवामी खिदमत करने तक निजाम मजबूत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी हुई, मेरे मुकदमात की इस मुकाबले में कोई हैसियत नहीं। हमें अपनी तारीख से सबक सीखना चाहिए। मेरी गिरफ्तारी हुई तो इसका सामना करूंगा। लीगी सदर का कहना था कि नवाज शरीफ की एपीसी में तकरीर आइन और कानून के मुताबिक है। मेरे कायद ने तकरीर में कोई ऐसी बात नहीं की जो आइन से मुतसादिम हो। नवाज शरीफ ने इदारों को अपने हदूद में रहने की तलकीन की। मेरे कायद का मकसद किसी से तसादुम नहीं और न ही हम तसादुम के कायल हैं। खुद को एपीसी के फैसले का पाबंद समझते हैं। मौलाना फजल रहमान का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ जिसमें अपोजिशन तहरीक की एक्शन प्लान, असेंबलियों से इस्तीफे और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरबराही पर मुशावरत की गई। अपनी ट्वीट में नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे गिरफ्तार किया गया, इश्तिहारी करार दिया गया और सजा देते देते मुल्क डुबो दिया गया। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन के राब्ते जारी हैं। मौलाना फजल रहमान ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को टेलीफोन करके मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने अपोजिशन तहरीक, एपीसी के बाद की सूरत हाल और अपोजिशन तहरीक के एक्शन प्लान पर भी मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक इस दौरान असेंबलियों से इस्तीफों के लिए कमेटी के क़याम और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरबराही पर भी मुशावरत की गई। उधर नवाज शरीफ ने अपने ट्वीट में हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि एहतसाब के नाम पर 3 बार के वजीर आजम को इंतकाम का निशाना बनाया गया, सजाएं दिलवाई गई और इश्तिहारी करार दिया गया। मुझे सजा देते देते मुल्क को डबो दिया गया। अब हम इस मुल्क को मजीद तमाशा नहीं बनने देंगे। शेख रशीद के नहले पर राना सनाउल्लाह का दहला। शेख रशीद के 10 सवालों पर राना सनाउल्लाह ने भी 10 सवाल दाग दिए। शेख रशीद को जमहूरियत का गद्दार भी करार दे दिया। शेख रशीद ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से 10 सवालों के साथ 31 दिसंबर तक टाए टाए फिश के दावे के जवाब में राना सनाउल्लाह बोले, इमरान खान के चपरासी को वाजे करना होगा कि वो किसका तर्जुमान है। नवाज शरीफ के एक एक लफ्ज की सच्चाई शेख रशीद हर रोज साबित कर रहा है। मैं नवाज शरीफ साहब से सवाल करता हूं, आपने उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की और कितने पैसे बतौर चंदा वसूल किए? 2014 के धरने की फंडिंग किसने की? ये फंडिंग कहां से आई? दुश्मन मुल्क के सरबराह मोदी को मुल्क से बाहर फोन क्यों करते थे आप? जितनी कॉलें आपने मोदी को बाहर से की उनकी तादाद बताएं और उसका एजेंडा बनाएं। मोदी की इलेक्शन कैंपेन कौन कर रहा था? बीजेपी की एक खातून रुकन से पैसे किसने लिए? लाहौर से जो बसें ऑर्गेनाइज की किसने की
اور جو یلغار کے لوگ اکٹھے کیے اور کس نے پنجاب ہاؤس صبح ان کو ناشتہ کروا کے سپریم کورٹ پر حملہ کروایا؟ کیا دھرنے میں پولیس کے سر پھاڑنے، سول نافرمانی کی کال، بجلی کے بل جلانے کا پلان جیمز گولڈ سمتھ کے گھر بنا؟ بیماری کا بہانہ کر کے آپ ملک سے گئے، ووٹ کی بات کرتے ہیں، کوٹ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جوہری دھماکوں کے وقت ملک سے بھاگ جانے والا ٹارزن کون تھا؟ مشرف کے ریفرینڈم میں مال کس نے کمایا؟ ڈان لیگ کے پیچھے کون تھا؟ آج اعتراف کر لیا آپ نے، تو پہلے انکار کیوں کیا تھا؟ کشمیریوں کے نام پر پیسے کمانے والا غدار کون ہے؟ کشمیر کا سودا کیوں اور کیسے کیا؟ اجمل قصاب کے گھر کا ایڈریس رائٹر کو کس نے دیا؟ اور وہ کون لوگ تھے جس نے ہندوستان کو اجمل قصاب کا ڈیٹا پرووائڈ کیا؟ کلبھوشن کا سہولت کار کون ہے؟ کون اس کی وکالت کر رہا ہے؟ کونسلر سروس کون فراہم کر رہا ہے؟ 213 کے الیکشن میں کتنا خرچہ کیا آپ نے؟ قطر سے کتنی رقم آپ کو وصول ہوئی الیکشنوں کے لیے؟ 23 فارن فنڈنگ بے نامی اکاؤنٹس کے ذریعے کس نے اور کہاں سے فنڈنگ کی؟ آج تک ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ نیب کی عدالت میں پتھراؤ کی منصوبہ بندی لندن سے کتنے دنوں میں ہوئی؟ کیمرے جنہوں نے اس فوٹیج کو کور کیا ان کو روکنے کے لیے آپ نے کتنی کوششیں کی؟ ان کے مالکان کو فون کیا کہ یہ پتھراؤ کے تھیلے نہ دکھائے جائیں؟ منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش کس نے کی اور کون امپائر کی انگلی کا انتظار کر رہا تھا؟ وفاقی وزیر فواد چودھری نے لیگی رہنماؤں کو نئی لیگ بنانے کا مشورہ دے دیا۔ اب بولے نواز شریف کی تقریر سن کر ان کے اپنے کارکن صدمے میں ہیں۔ نواز شریف کا رویہ وہی ہے جو بانی MQM کا تھا۔ نون لیگ میں اب پارٹی میں تبدیلی پر بات چیت ہو رہی ہے۔ شہباز شریف کی سیاست گرداب میں ہے۔ لین ہو، پیپلز پارٹی ہو، یہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں لیکن یہ وفاق کی جماعتیں ہیں اور ہمیں ان کو بحیثیت جماعت مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان ایلیمنٹ سے یہ جماعتیں جان چھڑائیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر بھی اور پاکستان کے اوپر بھی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں وہ نواز شریف صاحب کو جلد اپنی مکمل طور شریف فیملی کو اپنی قیادت سے علیحدہ کریں گے اور ایک نئی مسلم لیگ نون بنائیں گے۔ شہباز شریف صاحب کو اب گرفتار کس نے کرنا ہے؟ وہ عدالت نے کرنا ہے کیونکہ پری ریسٹ بیل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں بھی نون لیگ کے خلاف ہیں، فوج بھی نون لیگ کے خلاف ہے، اور ہم تو خیر خلاف ہیں ہی۔ تو پھر پورا پاکستان آپ کے خلاف ہے، تو آپ کیسے یہاں پہ جو ہے پالیٹکس کریں گے، کیا کریں گے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو اس وقت کی جو سیاست ہے وہ بالکل ایک اس وقت کسی گرداب میں آئی ہوئی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے نکلنا کیسے۔ نواز شریف صاحب کو جمہوریت کی خدمت کے اوپر کوئی یقین نہیں رکھتے، آج بھی وہ تو ڈیلیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ نون لیگ کے خلاف نیب گردی کی نئی لہر برپا کر دی گئی۔ حکومت گلگت بلتستان کے الیکشن میں پری پول دھاندلی کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان کی مردہ معیشت کو 3% پہ جہاں وہ لاک ہو چکی تھی، اور جیسے ایک زمانے میں انڈیا کی معیشت کے لیے ماہرین معیشت ہندو گروتھ ریٹ کا لفظ استعمال کرتے تھے جو 2-3% ترقی کا تھا، پاکستان کے لیے اردو گروتھ ریٹ کا لفظ ایجاد ہو گیا تھا کہ یہ 3% سے آگے ترقی نہیں کر سکتی۔ ہم نے اس معیشت کو 5.8% پہ لا کے کھڑا کیا۔ جنوری 2018 میں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 2019 اور 2020 میں پاکستان نے 6% سے ترقی کرنی تھی۔ یہ مسلم لیگ نون نہیں کہہ رہی تھی، یہ ورلڈ بینک کہہ رہی تھی جنوری 2018 میں کہ اگلے 2 سال پاکستان 6% سے ترقی کرے گا۔ وہ 6% کہاں، ہم -0.4 یا -1.4 پہ آ کھڑے ہوئے ہیں۔ فیصل آباد میں نون لیگی رہنما طلال چودھری پر نامعلوم افراد کا مبینہ حملہ اور تشدد۔ نون لیگ کے سابق MNA کے گھر کے قریب ہونے والے واقعے میں طلال چودھری شدید زخمی ہوئے۔ طلال چودھری کی مبینہ جھگڑے کے وقت کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے خود پر ہونے والے تشدد کے معاملے پر خاموشی توڑ دی۔ میری بازو ٹوٹی۔ سابق وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری پر سابق MNA عائشہ رجب کے گھر کے قریب حملہ۔ طلال چودھری حملے میں شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق 23 ستمبر کو صبح 3 بجے عبداللہ گارڈن ٹاؤن فیصل آباد سے طلال چودھری نے پولیس کو مدد کے لیے 15 پر کال کی۔
पुलिस टीम कॉल पर फौरी एक्शन के लिए रवाना ही हुई के साथ ही आयशा रजब बलोच ने 15 पर कॉल कर दी। पुलिस को बयान देते हुए तलाल चौधरी का कहना है कि मुझे उन्होंने तंजीम साजी के लिए बुलाया था। उन्होंने मेरा मोबाइल फोन पकड़कर वीडियो बना ली। उन्होंने तंजीम साजी वास्ते बुलाया, 3 फोन इन्हें मैनू कीते, 3 जो मेरा फोन इत्थों लभेगा लग पता जाएगा। मुस्लिम लीग नून की रुकने पार्लियामेंट आयशा रजब बलोच और तलाल चौधरी में झगड़ा हुआ। आयशा बलोच ने पुलिस को फोन पर कहा कि मेरे घर के बाहर कुछ मशकूक लोग हैं और मैं खतरा महसूस कर रही हूँ। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुँच गई। पुलिस जराये के मुताबिक तलाल चौधरी को किसी ने मारा जिससे कंधा टूट गया और दोनों बाजू फ्रैक्चर हुए। तलाल चौधरी और आयशा रजब अली के दरमियान पहले अच्छे ताल्लुकात भी रहे। दोनों के दरमियान कुछ अरसे कबल लड़ाई हुई तो बढ़ती चली गई। अपने ट्विटर पैगाम में तलाल चौधरी ने कहा कि उनसे मुतालिक जराये से चलने वाली खबरें हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। वो वाक़या के बारे में तफसीली मौक़िफ़ जारी करेंगे। मीडिया से मौक़िफ़ का इंतजार करने का मशवरा दिया है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। इसके बाद बात करें महंगाई की, तो महंगाई का पारा मुसलसल हाई रहने लगा। अशिया खुरनूश की कीमतों में कमी ना आ सकी। सितंबर का चौथा हफ्ता भी आवाम के लिए महंगा साबित हुआ है। महंगाई का पारा मुसलसल हाई, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी न लाई जा सकी। सितंबर का चौथा हफ्ता भी आवाम के लिए महंगा साबित हुआ। रवां हफ्ते के दौरान बेशतर अशिया जरूरियत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सरकारी अदारा शुमारियात की जानब से हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए गए। शुमारियात ब्यूरो के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.32% का इजाफा हुआ, जबकि महंगाई की मजमूई शरह 8.86% की सतह पर पहुँच गई। रिपोर्ट के मुताबिक 17,000 माहाना कमाने वालों के लिए महंगाई की शरह 12% की सतह से क्रॉस कर गई, जबकि 17 से 23,000 माहाना कमाने वालों के लिए महंगाई की शरह 11.73% की सतह पर पहुँच गई है। अदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 22 अशिया की कीमतों में इजाफा, जबकि 8 में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। जारी दस्तावेज के मुताबिक दूसरे हफ्ते भी चीनी की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रवां हफ्ते के दौरान चीनी की फी किलो कीमत में ₹1.66 का इजाफा हुआ, जिसके साथ ही फी किलो चीनी की कीमत ₹96.29 की सतह पर पहुंच गई है। दस्तावेज के मुताबिक प्याज ₹5, टमाटर की फी किलो कीमत में ₹9 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान दाल मसूर, दाल माश, चावल, बड़ा गोश्त, गरम मसाला भी महंगा हुआ, जबकि गंदम का आटा, कुकिंग ऑयल, चाय की पत्ती भी महंगी हो गई। दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 8 अशिया की कीमतों में मामूली कमी भी रिकॉर्ड की गई, जबकि 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। ताहम महंगाई की मजमूई शरह एक बार फिर 9% की सतह के करीब पहुँच गई है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। अद्वियात की कीमतों में 262% तक इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त एडवोकेट नदीम सरवर की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि अद्वियात की कीमतों में 262% तक इजाफा कर दिया गया है, जो गैर कानूनी है। आवाम पहले ही महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। कीमतों में इजाफे से जान बचाने वाली अद्वियात गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। अदालत अद्वियात की कीमतों में इजाफा कलअदम करार दे। जबकि कोयटा और बलूचिस्तान के दीगर अजला में भी सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है, जिससे शहरियों की कुव्वत खरीद ही जवाब दे गई है। अब्दुल गनी काकर रिपोर्ट करेंगे। वादी कोयटा में यूं तो बुनियादी जरूरत की तमाम अशिया की कीमतें दिन ब दिन आवाम की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं, लेकिन अब शहर में सब्जियों की कीमतों में इस कदर इजाफा हुआ है कि शहरियों की कुव्वत खरीद ही जवाब दे गई है। आम बंदे की पहुंच से सब्जियां भी दूर हैं, फ्रूट्स भी दूर हैं। पहले हम बात कर रहे थे कि सब्जियों के हवाले से मैं कह रहा था कि जो यहाँ के हज़ारगंजी एक बड़ी मंडी है, वहाँ पे आपको जो रेट्स मिलते हैं उधर को आप यहाँ से कंपैरिजन करो इस मार्केट से, तो आम बंदा वहाँ जाकर खरीदारी नहीं कर पाता। लेकिन वहाँ के जो रेट्स हैं वो कम है, यहाँ के रेट्स ज़्यादा हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है। ये 2-3 महीने से तो हर चीज़ महंगा है, प्याज हुए, टमाटर हुए, आलू है, ये सब्जी, बाकी सारी सब्जी महंगे हैं। अभी जो आजकल जो है उधर मंडी में महंगा चीज़ लाता है, इधर ही महंगा बेचते हैं। जब पहले सस्ता था, हम लोग सस्ता बेच रहे थे ना, टमाटर 20 रुपये था, अभी जो है 60-50 हो गया। इसी तरह जो चीज़ उधर महंगा हो जाए इधर भी महंगा होएगा, जब सस्ता हो जाए इधर भी सस्ता होएगा। जो गरीब के खाने वाली चीज़ें हैं इन पे कंट्रोल किया जाए और इनको सस्ते से सस्ता किया जाए। कोयटा में सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की एक और अहम वजह शहर में जिले इंतजामिया की वो बेहिसी भी है, जो सरकारी नरखनामे के अजरा और इस पर अमल दरामद के हवाले से इख्तियार की गई है।
अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। हुकूमत ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जरिए ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का मंसूबा बनाया है। वजारत ओवरसीज पाकिस्तानीज ने 1 लाख हुनरमंद अफराद को कुवैत भेजने की तैयारियां शुरू कर दी। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जरिए ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे की कावश। वजारत ओवरसीज पाकिस्तानीज का 1 लाख हुनरमंद अफराद को कुवैत भेजने का मंसूबा। हुक्काम के मुताबिक हुनरमंद अफराद को कुवैत भेजने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कुवैत हुकूमत को अरसाल कर दी गई। ओवरसीज हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान में अफरादी कुव्वत मुख्तलिफ शोबों में काम की सलाहियत रखती है, जबकि ज़राए के मुताबिक हुनरमंद अफराद को कुवैत भिजवाने के लिए मावन ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी भी सरगर्म है। इस हवाले से पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मुफाहमत के मुआहदे को जल्द हतमी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। 2011 में कुवैत हुकूमत ने पाकिस्तानियों के दाखिले पर पाबंदी आयद की थी, जबकि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी वीजा पाबंदियों को खत्म करने की दरख्वास्त गुज़िश्ता बरस कुवैत हुकूमत से कर चुके हैं। अक्टूबर 2019 में कुवैत ने असूली तौर पर पाकिस्तान के साथ एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत भी किए थे, जिसके तहत हुनरमंद, नेम हुनरमंद और गैर हुनरमंद कारकुनान को कुवैत में दाखिले की इजाजत दी जानी थी और सेहत की देखभाल और तालीम से लेकर ज़राअत और तामीर तक मुख्तलिफ शोबों में काम करने की इजाजत भी देनी थी। 2011 में कुवैत ने ईरान, इराक, शाम, अफगानिस्तान समेत पाकिस्तान के शहरियों को मुल्क में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी थी, जबकि 2019 तक कुवैत में तकरीबन 1,16,000 पाकिस्तानी रहायश पजीर थे, जो मजमूई तौर पर कुवैत में मौजूद 30 लाख गैर मुल्की आबादी का 0.03% है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बकरियां खेत में क्यों गईं? बासर जमींदार जिल्लात बन गया। चूनिया के इलाके कंगनपुर में जमींदार ने चरवाहे पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में चरवाहा, उनका भाई और कमसिन भतीजी जख्मी हो गए। आपको बताएं कि बकरियां खेत में क्यों गईं? बासर जमींदार जल्लाद बन गया। चूनिया के इलाके कंगनपुर में जमींदार ने चरवाहे पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में चरवाहा, उनका भाई और कमसिन भतीजी जख्मी हो गई। कराची में एक और इमारत गिरने को तैयार। बफर जोन में रिहायशी इमारत टेढ़ी हो गई। इमारत नक्शे के बरखिलाफ बनी गई थी। SBCA हुक्काम ने मंजिला इमारत को खाली करा लिया। आपको बता रहे हैं कि कराची में एक और इमारत गिरने को तैयार है। बफर जोन में रिहायशी इमारत टेढ़ी हो गई। इमारत नक्शे के बरखिलाफ बनाई गई थी। SBCA हुकाम ने मंजिला इमारत को खाली करा लिया है और साथ ही आपको बता रहे हैं कि रिहायशी 120 गज के रिहायशी प्लॉट ग्राउंड पर 3+ इमारत बनाई गई। SBCA की टीम जाए वकुआ पर मौजूद है और बिल्डिंग का मुआयना जारी है। आपको बताएं कि कराची में एक और इमारत गिरने को तैयार। बफर जोन में रिहायशी इमारत टेढ़ी हो गई। इमारत नक्शे के बरखिलाफ बनाई गई थी। मजीद इस पर अपडेट लेते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद एजाज से। जी शाहिद। कराची के अंदर जो है मुसलसल इमारतें गिरने का सिलसिला अभी भी जारी। नाकाबाद के इलाके बफर जोन में रिहायशी इमारत जो है टेढ़ी हो गई। इमारत जो है नक्शे के खिलाफ जो बनाई गई थी। इसके अलावा जो है 120 गज की जो रिहायशी प्लाट पर ग्राउंड पर 3 इमारत जो तामीर की गई थी। SBCA की टीम में जो है वहाँ पर मौजूद थी। उस दौरा को करने के बाद जो SBCA की टीम ने मुतासर बिल्डिंग को जो है मुआयना करके खाली करा दिया गया। 3 मंजिला इमारत को खाली कराने के बाद जो है बफर जोन में बनने वाली जो गैर कानूनी इमारत थी, जिनकी SBCA ने जो फौरन एक्शन लिया और गैर कानूनी इमारत को की तामीर में मुलव्विस SBCA के अफसरान की नौकरियां जो है इसमें गैर कानूनी तामीरात करने वाले बिल्डर और आर्किटेक्ट इंजीनियर के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया। जी शुक्रिया शाहिद। यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जनरल असेंबली इजलास में भारत के राइट ऑफ रिप्लाई पर पाकिस्तान का जवाब भी सामने आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सिफारतकार जुल्करनैन चीना का कहना है कि भारत ने कश्मीरियों के हुकूक सलब कर रखे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफारतकार जुल्फ़िकार चीना ने भारतीय बयान पर जवाब दिया कि मकबूजा कश्मीर भारत का हिस्सा न था न कभी होगा। भारतीय तसल्लुत में 70,000 से ज्यादा कश्मीरी शहीद हो चुके। पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों के साथ हैं। मजलूमों को हक खुद इरादियत जरूर मिलेगा। आलमी फोरम में दो टोक अंदाज में कह दिया, भारत ने तमाम हमसाया मुखालिफ के ममालिक के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी का इस्तेमाल किया। नई दिल्ली दहशतगर्द तंजीमों की माली मुआवनत में मुलव्विस है। भारतीय रॉ एजेंट कुलभूषण ने दहशतगर्दों की मुआवनत का एतराफ किया। भारत की रियासती दहशतगर्दी से इसके अपने अवाम भी महफूज नहीं। भारत के लिए बेहतर होगा कि अपना घर ठीक करे।
भारत बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर इलाकाई अमन की जद्दोजहद करे। भारत दहशतगर्दों का सहूलतकार निकला। फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट रिपोर्ट ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। भारत के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस निकले। काला धन केरला और आसाम में दहशतगर्द ग्रुपों की मुआवनत के लिए इस्तेमाल होने का शुबा है। दूसरों पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाने वाला भारत खुद दहशतगर्दों का सरपरस्त निकला। फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट ने भारत का कच्चा छट्टा खोलकर रख दिया। रिपोर्ट में जारी एदाद-ओ-शुमार ने मोदी सरकार की बदउनवानियों को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग में भारत के 44 बैंक मुलव्विस निकले। भारतीय बैंकों ने 3,201 गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस की। बैंकों के जरिए 1 अरब 53 करोड़ डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ये पैसा कहाँ गया, किसने इस्तेमाल किया, कई सवालात जन्म लेने लगे। पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक, किनारा बैंक, इंडसलैंड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस पाए गए। क्या ये रकम केरला और आसाम के दहशतगर्द ग्रुपों की मावनत के लिए इस्तेमाल होगी? कई सवालात पैदा हो गए। इससे कबल UN रिपोर्ट में केरला और आसाम के दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी की निशानदेही की गई। भारतीय नवाजरात के स्मगलर्स मुलव्विस। सोने और डायमंड में भी मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इंडियन प्रीमियर लीग में भी मनी लॉन्ड्रिंग के इस्तेमाल का इंकिशाफ हुआ है। भारतीय फौज ने 3 कश्मीरियों को मावराए अदालत शहीद करने का एतराफ कर लिया। इमेशपुरा गांव में भारतीय फौज की जानिब से 3 मासूम कश्मीरियों की गैर कानूनी हलाकत के एतराफ के बाद शहीदों के अहलखाना इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। तर्जुमान हिंदुस्तानी फौज का कहना है कि इंडियन फौजियों ने रवां साल के शुरू में जनूबी बलूचिस्तान के हिंदुस्तान के जेरे इंतजाम कश्मीर में 3 मकामी शहरियों के कत्ल में मुतनाज़े आर्मेड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत इख्तियारात से तजावुज किया। 18 जुलाई को इंडियन फौजी एहलकारों ने शोपियां के अमेशीपुरा गांव में 3 नामालूम बागियों को हलाक करने की इत्तला दी थी। हलाक शुदगान की शनाख्त जिला राजौरी के रिहायशियों के तौर पर होगी। जाबहक होने वाले 3 नौजवानों के अहलखाना ने काबिज भारतीय फौजियों के हाथों उनकी हलाकत की शनाख्त दर्ज करा दी। चेयरमैन अफगान मुफाहमती काउंसिल डॉक्टर अब्दुल्ला पाकिस्तान के दौरे के दौरान इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन और अरकान से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की दावत पर सरबराह अफगान हाई काउंसिल बराए कौमी मसाले डॉक्टर अब्दुल्ला पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वो शेड्यूल के मुताबिक 28 सितंबर को पाकिस्तान आएंगे। डॉक्टर अब्दुल्ला इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन और दीगर अरकान से अहम मुलाकातें करेंगे। इस दौरान इलाकाई अमन में इस्लामी नजरियाती काउंसिल के किरदार को उजागर करने के साथ साथ पाक अफगान ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर बात होगी। बलूचिस्तान हुकूमत ने भी मरहलावार तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान लियाकत शामानी कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल 15 अक्टूबर को खोलने की तजवीज पेश करेंगे। सूबे में इसातिज़ा और तलबा का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। जिन तालीमी इदारों में कोरोना के मुस्बत केसेस आए उनको बंद कर दिया गया। 15 रोज मजीद प्राइमरी स्कूल खोलने के जो डेट है उसमें तौसी की जाए। इससे कबल भी जितने तालीमी इदारों में केसेस पॉजिटिव आना शुरू हुई, 2 से ज्यादा केसेस जहां भी सामने आए, हमने फौरी तौर पे वो स्कूल्स, वो कॉलेजेस, वो हमने बंद कर लिए। SOPs पे अमल दरामद मेक श्योर करें और जो हमारी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, मेडिसिन जो हमारे रिक्वायरमेंट है वो हमने प्रोक्यूर पहले भी किए हैं, मजीद प्रोक्यूर करके उसमें इजाफा कर दिया है। तो जो दूसरी लहर का वजीर आला साहब ने कहा है कि हमें सामना है, उस सूरत-ए-हाल को देखते हुए वजीर आला साहब ने जो अपील की है बलूचिस्तान के तमाम अवाम से, उस अपील को बराए करम हम अपील करते हैं कि उसको संजीदा लें, उसको सीरियस लें। और कोरोना से बचाव बहुत मुश्किल नहीं है। आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, मिनिमम 3 से 6 फुट सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हाथ सैनिटाइजर या सोप से धोने हैं। और खेल के मैदान से आपको खबर दें कि इंग्लिश फुटबॉल लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। तीसरे मरहले का आगाज आज से होगा। अब तक होने वाले मैचेस में पॉइंट्स टेबल पर लेस्टर सिटी को बरतरी हासिल है। क्रिकेट की करप्ट तरीन लीग में अब एक और जुर्म का इंकशाफ हुआ है। फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस हैं, जबकि इंडियन प्रीमियर लीग में भी मनी लॉन्ड्रिंग के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ। मैच फिक्सिंग और जुए के बाद IPL में मनी लॉन्ड्रिंग के चर्चे।
फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट में कहा गया कि सोने और हीरो की भी मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग में भारतीय नवाद्रात के स्मगलर भी मुलव्विस हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन प्रीमियर लीग में भी मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल हुआ है। भारतीय बैंकों ने 3,201 गैर कानूनी ट्रांजेक्शन्स के जरिए $1.53 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।